हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एंड CIT से रिलेटेड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों आज हम जानेंगे फ्लेम यानी ज्वाला, जिसमें से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको करा दूंगा। तो दोस्तों अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं और तो ज़रूर दोस्तों आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे ITI के दे रहे हो, CIT से दे रहे हो, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन MDC, चाहे किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें से ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी छठी क्लास है, तो आपने अगर पीछे की 5 क्लासें नहीं देखी तो वो भी जाके आप देख सकते हैं वीडियो की प्ले लिस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाले में जाके देख सकते हैं। आगे दोस्तों हम इसमें जानेंगे सही गलत। ठीक है, हम जो जानेंगे पहले बता दे रहा हूँ आपको, सही गलत जानेंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स जानेंगे, और दोस्तों जानेंगे इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं ज़्यादातर, और दोस्तों यहाँ से भी आपके कुछ ना कुछ ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले सही गलत देख सकते हैं आप, सही गलत क्या है। तो सत्य सत्य में देखेंगे हम पहला क्वेश्चन, न्यूट्रल ऑक्सीस्टीन फ्लेम का तापमान 3200 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये सही हो जाएगा। न्यूट्रल फ्लेम होता है दोस्तों जो ऑक्सीस्टीन फ्लेम का तापमान जो 3200 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आप ध्यान रखेंगे न्यूट्रल फ्लेम का। ठीक है, आगे जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है सही गलत में, एस्टीन फ्लेम में बाह्य आवरण का तापमान सर्वाधिक होता है, यानी सर्वाधिक यानी अधिक होता है। तो एस्टीन फ्लेम में बाह्य आवरण का तापमान सर्वाधिक होता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, आगे आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापक्रम न्यूट्रल फ्लेम के तापमान से अधिक होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान न्यूट्रल फ्लेम के तापक्रम से अधिक होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे चौथा क्वेश्चन है, हरा होज पाइप ऑक्सीजन सिलेंडर में फिट किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा, हरा या ब्लैक हम फिट कर सकते हैं। फ्लैशबैक के कारण हैंडल अधिक गर्म हो जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, फ्लैशबैक के कारण जो है हैंडल अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। पटाखे की आवाज़ के साथ फ्लेम बंद होने को बैकफायर कहते हैं, दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पटाखे की आवाज़ से फ्लेम जो बंद होती है तो बैकफायर कहते हैं उसको, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों देखेंगे, ऑक्सीएस्टीन ज्वाला के भीतरी कोण यानी इनर कोण का तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस से 3480 डिग्री सेल्सियस होता है, तो दोस्तों इसका जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, स्टील के लिए कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाता है, जो स्टील है उसके लिए कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। न्यूट्रल फ्लेम में एस्टीन और ऑक्सीजन बराबर मात्रा में मिलाई जाती है, तो न्यूट्रल फ्लेम में जो ऑक्सीजन और एस्टीन है बराबर मात्रा में मिलती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो सही हो जाएगा आपका। नरम प्लेट की गति 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो नरम प्लेट की जो गति है 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सख्त फ्लेम की जो गति है 50 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो सख्त फ्लेम दोस्तों वो उसकी जो गति है 50 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। न्यूट्रल फ्लेम का तापमान 3200 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है बहुत, 2001 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आपका मिलता जुलता है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका सही हो जाएगा, 3200 डिग्री टेम्परेचर होता है न्यूट्रल फ्लेम का। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। कार्बोराइजिंग फ्लेम वह है जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, कार्बोराइजिंग फ्लेम में अधिक ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों आप जानेंगे हम खालिस्तान यानी रिक्त स्थान के बारे में। जैसा कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि हम 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ज्वाला वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो खालिस्तान देख लेते हैं। तो खालिस्तान में दोस्तों पहला जो है, ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए डैश का प्रयोग करना चाहिए, तो प्रज्वलित करने के लिए किसका प्रयोग करना है, लाइटर का। ठीक है, लाइटर। कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए डैश फ्लेम प्रयोग करनी चाहिए, तो न्यूट्रल फ्लेम प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए न्यूट्रल फ्लेम प्रयोग करनी चाहिए। आगे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है आपका, ज्वाला के बाहरी भाग को कहते हैं, तो ज्वाला के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, एनवलोप।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एनवलप, ठीक है, एनवलप बोलते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ज्वाला के बाहरी भाग को एनवलप कहते हैं। आगे दोस्तों, ज्वाला के भीतरी कोण में डैश तथा डैश की क्रिया होती है। तो ज्वाला के भीतरी कोण में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन की क्रिया होती है, ठीक है। आगे दोस्तों, कार्बोराइजिंग फ्लेम ही डैश फ्लेम होती है। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम कौन सी फ्लेम होती है, रिड्यूसिंग फ्लेम होती है। तो कौन सी फ्लेम होती है, रिड्यूसिंग, ठीक है दोस्तों, रिड्यूसिंग फ्लेम होती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों मार्कर चल नहीं रहा ठीक से, तो रिड्यूसिंग फ्लेम होती है, ठीक है। तो आप ये दोस्तों देख सकते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम यहाँ पे लिखा है, ये रिड्यूसिंग फ्लेम यही हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इस वाले में। आगे आपका छठा क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग फ्लेम को डैश के द्वारा पहचाना जाता है। तो दोस्तों पहचानने का जाता है एसिटिलीन फीदर से। आगे, ऑक्सीडाइज फ्लेम में डैश की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों ऑक्सीडाइज में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडाइज फ्लेम लिखा हो तो आपको स्टार्टिंग वाला देख लेना ऑक्सी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखेंगे आठवां, जब टॉर्च में से पिट पिट की आवाज़ आए तो इस दोष को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब टॉर्च में से पिट पिट की आवाज़ आती है उसे क्या कहते हैं, पॉपिंग कहते हैं, ठीक है, पॉपिंग, क्या बोलेंगे उसको, पॉपिंग कहते हैं। आगे आपका 9 नंबर देख लेते हैं, एसिटिलीन फ्लेम मॉडल की दीवार को डैश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या देने के लिए प्रयोग किया जाता है, कंपन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे, टॉर्च की टिप के पास ज्वाला का रंग डैश होता है। तो उसके जो पास में ज्वाला का रंग क्या होता है, येलो यानी पीला होता है, ठीक है, यहाँ पे पीला आ जाएगा। केस हार्डिंग के लिए डैश फ्लेम प्रयोग की जाती है। तो केस हार्डिंग के लिए कार्बोराइजिंग फ्लेम जो है प्रयोग की जाती है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात न्यूट्रल फ्लेम में डैश होता है। तो कितना होता है दोस्तों, इसका समान होता है, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट है, 2001 में आपसे पूछा गया एनसीईआरटी में। तो ऑक्सीजन और तथा एसिटिलीन का अनुपात न्यूट्रल फ्लेम में डैश होता है, तो क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका, समान होता है, जो मैंने अभी बताया आपको। आगे आपका 13 नंबर यानी 13वां क्वेश्चन देखेंगे आप, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन फ्लेम अपने क्षेत्र में डैश तापमान प्राप्त करती है। तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन फ्लेम अपने गर्म क्षेत्र में कौन सा तापमान प्राप्त करती है दोस्तों, 3200 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त करती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे जो है आपका 14 यानी 14वां नंबर, डैश के ज्वलन से कार्बोराइजिंग फ्लेम उत्पन्न होती है। तो किसके ज्वलन से, एसिटिलीन, अधिक एसिटिलीन के ज्वलन से क्या होती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम उत्पन्न होती है। फ्लेम को प्रज्वलित करने के लिए पहले डैश गैसें खोली जाती है। तो कौन सी गैस खोली जाएगी पहले दोस्तों, एसिटिलीन गैस पहले खोली जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे 16वां, ऑक्सीकरण फ्लेम को समायोजित करने के लिए ज़्यादा डैश गैस को प्रभावित करते हैं। तो ऑक्सीकरण करने के लिए इसका ऑक्सीजन का जो है हम जो फ्लेम गैस जो अधिक प्रभावित करेंगे। आगे दोस्तों ये जो है 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, पीतल की वेल्डिंग के लिए डैश फ्लेम प्रयोग करेंगे। तो पीतल की वेल्डिंग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों पीतल की वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो है यूज़ करेंगे। आगे है उदासीन फ्लेम का तापमान, उदासीन फ्लेम का ज्वाला ताप डैश होता है। तो उदासीन फ्लेम का ज्वाला ताप कितना होता है दोस्तों, इसका तापमान होता है 3300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखेंगे, उदासीन फ्लेम का ज्वाला ताप कितना होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस। आगे है 19, 3 मिलीमीटर MS शीट की वेल्डिंग करने के लिए नोजल नंबर डैश उपयुक्त की जाती है। तो 5 नंबर की नोजल जो है उपयुक्त करेंगे 3 mm मोटी प्लेट को वेल्ड करने के लिए। आगे आपका देखेंगे 20वां, फ्लेम का छोटा विस्फोट जो गैस की टिप पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों बैकफायर। जो छोटा जो विस्फोट होता है उसको कहते हैं बैकफायर। फ्लेम के क्षणिक कमजोर पड़ने और धमाके के साथ पूरा बुझने को डैश कहते हैं। तो जो दोस्तों इसको पहले देखेंगे हम, फ्लेम के क्षणिक कमजोर
पड़ने और धमाके के साथ पूरा बुझने को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों क्या कहते हैं? मैंने बताया था अभी, उसको बैकफायर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों, तांबे के लिए प्रयुक्त फ्लेम का प्रकार होता है। तो तांबे के लिए प्रयुक्त फ्लेम का जो क्या होता है, वो होता है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल फ्लेम का प्रयोग करते हैं तांबे की वेल्डिंग करने के लिए। आगे दोस्तों, पीतल की गैस वेल्डिंग के लिए डैश फ्लेम का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, पीतल के लिए ऑक्सीडाइजिंग करेंगे और तांबे के लिए नेचुरल करेंगे। ठीक है, और गैस प्रदूषण से बचने के लिए डैश सेटिंग ठीक होनी चाहिए। तो फ्लेम की सेटिंग ठीक होगी तो गैस का प्रदूषण होने से बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन टाइप वाले पे, जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस तरह से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कहना अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, स्टडी चैनल पे अच्छा लगता है कहना। ठीक दोस्तों, तो ये देख लेते हैं बहुविकल्पीय ऑप्शन टाइप। तो पहला क्वेश्चन है, वेल्डिंग टॉर्च को जलाने के लिए निम्न विधि अपनाना चाहिए। वेल्डिंग टॉर्च को जलाने के लिए कौन सी विधि जो अपनानी चाहिए? तो स्पार्क लाइटर वाला अपनाना चाहिए। ठीक है, स्पार्क लाइटर से हमें जो है आग जलानी चाहिए। ज्वाला के निम्न भाग में सबसे अधिक तापमान होता है। तो कौन से में ज़्यादा होता है? भीतरी कोण में। आगे देखेंगे, ज्वाला के सबसे अधिक चमकदार भाग का तापमान निम्न होता है। तो ज्वाला के सबसे अधिक चमकदार भाग का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका 2760 डिग्री से 3480 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चमकदार भाग का तापमान ये होता है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। आपने निम्न कारण से ऑक्सीजन फ्लेम सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। तो किस कारण से जो है ऑक्सीजन फ्लेम सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? दोस्तों इसका हो जाएगा आपका सबसे कम कीमत पड़ती है। ठीक है, इसकी जो है कीमत है सबसे, यानी लागत कम पड़ती है। न्यूट्रल फ्लेम निम्न स्टील के लिए उपयुक्त है। तो न्यूट्रल फ्लेम निम्न स्टील के लिए उपयुक्त है। कौन से स्टील के लिए उपयुक्त है दोस्तों? तो आ जाएगा आपका माइल्ड स्टील के लिए उपयुक्त है। आगे देखेंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम निम्न स्टील के लिए अधिक उपयुक्त है। तो रिड्यूसिंग फ्लेम जो किस स्टील के लिए उपयुक्त है दोस्तों? तो यह आ जाएगा आपका हाई कार्बन स्टील के लिए रिड्यूसिंग फ्लेम जो है उपयुक्त है। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे हम सातवां क्वेश्चन। ज्वाला बनाने के लिए सर्वप्रथम टॉर्च का निम्न वाल्व खोला जाता है। तो जो हम पहले आग जलाते हैं तो कौन से फ्लेम को खोलते हैं? एस्टिलीन वाल्व को पहले खोलेंगे। आगे देखेंगे, ज्वाला बनाने पर सर्वप्रथम निम्न ज्वाला प्राप्त होती है। तो कौन सी ज्वाला पहले प्राप्त होगी? कार्बोराइजिंग, क्योंकि दोस्तों उसको जलाएंगे, पहले एस्टिलीन वाल्व खोलेंगे तो उसको जलाएंगे तो कार्बोराइजिंग फ्लेम होगी। फिर दोस्तों उसमें ऑक्सीजन देंगे, अगर बराबर मात्रा होगी तो फिर न्यूट्रल फ्लेम हो जाएगी। आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, ज्वाला में बैकफायर होने के कारण नहीं है। तो कौन सा कारण नहीं है दोस्तों? वाटर सील से हॉज पाइप में पानी आ जाना। ठीक है, तो ये आपका ज्वाला का है बैकफायर का कारण नहीं है। आगे दोस्तों देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, जो आपका ये है, ज्वाला बनाने के लिए विभिन्न फ्यूल गैसों का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक तापमान निम्न गैसों से प्राप्त होता है। दोस्तों ज्वाला बनाने के लिए जो फ्यूल यानी जो गैस उपयोग करते हैं कौन सी है, और सबसे अधिक तापमान वाली गैस कौन सी है? तो ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका होता है एस्टिलीन। ठीक है, ऑक्सीकारक ज्वाला का विशिष्ट गुण निम्नलिखित में से है। तो ऑक्सीकारक ज्वाला का विशिष्ट गुण कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका आ जाएगा दो आंतरिक ज्वाला यानी शंकु और बाह्य आवरण का। ठीक है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है आपका 2009 में आया था। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। ऑक्सीजन और एस्टिलीन को विभिन्न अनुपात में मिलाकर विभिन्न प्रकार के ज्वाला सेट किया जा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक एस्टिलीन को ज्वलित कर डैश प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या प्राप्त होता है? तो इसमें आपका आ जाएगा दोस्तों कार्बोराइजिंग ज्वाला। ठीक है, तो कार्बोराइजिंग ज्वाला उत्पन्न होता है। एस्टिलीन को अगर ज़्यादा जलाते हैं तो कार्बोराइजिंग फ्लेम हमें प्राप्त होता है।
आगे जो है देख सकते हैं आप 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कार्बोराइजिंग ज्वाला का विभेदीय लक्षण क्या है। तो विभेदीय लक्षण क्या है इसका दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 2 आंतरिक फ्लेम, कोन तथा एक बाहरी आवरण। कटिंग के पूर्व तपन के लिए सही ज्वाला निम्न होती है। तो कौन सी ज्वाला निम्न होती है, तो आ जाएगा उदासीन या न्यूट्रल फ्लेम ज्वाला निम्न होती है। आगे आपका कार्बोराइजिंग ज्वाला द्वारा कार्बन आपूर्ति करने पर वेल्ड निम्न हो जाता है। तो कार्बोराइजिंग ज्वाला द्वारा कार्बन आपूर्ति करने पर वेल्ड निम्न हो जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका, इसमें हो जाएगा आपका जो वेल्ड है मजबूत हो जाएगा। आगे है ज्वाला टिप से हटकर चलने लगता है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसे जो कैसे सुधार सकते हैं हम, इसे दोस्तों सुधारने के लिए आपको क्या करना है, गैस का दबाव कम कर सकते हैं। ये आपका 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे दोस्तों 17वां क्वेश्चन यानी 17वां नंबर आपका है, निम्नलिखित गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन में किसका तापमान न्यूनतम होता है। तो किसका न्यूनतम होता है, तो आ जाएगा आपका ऑक्सीजन द्रव्य पेट्रोलियम गैस का। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2003 में पूछा गया है। गैस फ्लेम कटिंग द्वारा निम्न मोटी माइल्ड स्टील को काटा जा सकता है। दोस्तों जो गैस फ्लेम की कटिंग द्वारा कितने मिलीमीटर मोटी प्लेट को काट सकते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका आ जाएगा 0.5 से 2000 मिलीमीटर तक हम प्लेट को काट सकते हैं गैस कटिंग द्वारा। सैटेलाइटिंग या हार्ड फेसिंग के लिए फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। तो सैटेलाइटिंग और हार्ड फेसिंग के लिए फ्लेम जो प्रयोग की जाती है, कौन सी फ्लेम प्रयोग की जाती है दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे कार्बोराइजिंग फ्लेम जो है इसका यूज़ करते हैं। आगे निम्न में से कौन सा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है। तो कौन सा दोस्तों इसमें ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है, ठीक है। तो आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में आती है। आगे देखेंगे ऑक्सीजन प्रोपेन फ्लेम एसिटिलीन फ्लेम की अपेक्षा तापमान उत्पन्न करती है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रोपेन फ्लेम एसिटिलीन फ्लेम की अपेक्षा डैश तापमान उत्पन्न करती है, कम अधिक बराबर, तो इनमें से कोई नहीं, आपका ये डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे आपका है 22वां, एसिटिलीन का ऑक्सीजन के साथ जब पूर्ण दहन होता है तो निम्नलिखित उत्पन्न होता है। तो एसिटिलीन का ऑक्सीजन के साथ जब पूर्ण दहन होता है तो निम्नलिखित उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है दोस्तों इसमें, जब एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ पूर्ण दहन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा CO2 उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में फिलर रोड ब्लो पाइप में कैसे चलाई जाती है। तो कैसे चलाई जाती है, ये आएगा आपका आगे आगे पीछे पीछे, ठीक है। तो ये आपका ए और बी दोनों ठीक हो जाएगा। राइट वर्ड वेल्डिंग में फिलर रोड ब्लो पाइप से कैसे चलाई जाती है, तो ये आपका आगे आगे आएगा। 5 मिलीमीटर तक मोटी MS प्लेट के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो किस तकनीक का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा राइट वर्ड वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे हम 26 नंबर, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो कितने भाग होते हैं ऑक्सी एसिटिलीन के, तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 1 भाग होता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस की फ्लेम का तापमान कितना होता है, तो इसका जो तापमान है 3100 डिग्री सेल्सियस से 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीकोल गैस फ्लेम का तापमान कितना होता है, तो इसका आ जाएगा आपका 2400 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम का तापमान कितना होता है, तो इसका आ जाएगा आपका 3100 डिग्री सेल्सियस से 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे दोस्तों ऑक्सीजन ब्यूटेन फ्लेम का तापमान कितना होता है, तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 1800 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक दोस्तों। आगे दोस्तों लिखा है इसमें ऑक्सीजन प्रोपेन फ्लेम का तापमान कितना होता है, तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 2350 डिग्री सेल्सियस से 2750 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है ऑक्सीजन प्रोपेन फ्लेम का। आगे दोस्तों इसमें सिर्फ फ्लेम के टेम्परेचर के बारे में पूछ रखा है। वायु एसिटिलीन फ्लेम का तापमान कितना होता है, तो वायु एसिटिलीन फ्लेम का तापमान होता है 2700 डिग्री सेल्सियस से 2800 डिग्री सेल्सियस।
प्राकृतिक गैस मीथेन ऑक्सीजन फ्लेम का तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान जो दोस्तों होता है हमारा, इसका तापमान दोस्तों होता है 33 का 2450 डिग्री सेल्सियस से 2775 डिग्री सेल्सियस। फ्लेम के भीतरी कोण का तापमान कितना होता है? तो फ्लेम के भीतरी कोण का तापमान दोस्तों होता है हमारा 3100 डिग्री सेल्सियस से 3200 डिग्री सेल्सियस। न्यूट्रल फ्लेम का अधिकतम तापमान कितना होता है? तो न्यूट्रल फ्लेम का अधिकतम तापमान दोस्तों 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ऑक्सीडाइजिंग में किसकी मात्रा अधिक होगी दोस्तों? आपको कई बार मैंने बता दिया है। तो किसका होगा? यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा आपका 36 का हो जाएगा आपका जल या फिर ऑक्सीजन। जहाँ पे दोस्तों जल नहीं दे रखा हो वहाँ पे आप ऑक्सीजन यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का आएगा। आगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का कितना तापमान होता है दोस्तों? इसका आ जाएगा आपका 37 का डी, तो 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। नरम फ्लेम की गति कितनी होती है? तो नरम फ्लेम की गति कितनी होती है? तो नरम फ्लेम की गति दोस्तों होती है आपकी 50 से 100, ठीक है, 50 से 100 38 में का आपका। सख्त फ्लेम की गति कितनी होती है? तो सख्त फ्लेम की जो गति है आपका हो जाएगा 15, ठीक है दोस्तों। जो नरम है उसका ज़्यादा होगा, सख्त है उसका कम होगा, यह ध्यान रखेंगे। आगे आपका कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो आपका आ जाएगा दोनों, कार्बोराइजिंग फ्लेम का भी और न्यूट्रल फ्लेम का भी प्रयोग करेंगे। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारते हैं इसको? इसका दोस्तों नाम है फॉरवर्ड वेल्डिंग। राइटवर्ड वेल्डिंग को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये दोस्तों आपका बैकवर्ड वेल्डिंग। पीतल के लिए किस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है? तो पीतल के लिए जो फ्लेम दोस्तों बनते हैं वो आपका न्यूट्रल फ्लेम आ जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों आपका स्टेनलेस स्टील में कौन सी फ्लेम उपयोग में लाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील में कौन सी फ्लेम उपयोग में लाते हैं हम? वो आ जाएगा आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा फ्लेम आ जाएगा आपका? कार्बोराइजिंग फ्लेम। आगे आपका है 45वां का, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग धीमी गति से होती है? तो कौन सी जो वेल्डिंग है धीमी गति से होगी? तो ये दोस्तों आ जाएगा लेफ्टवर्ड वेल्डिंग। महंगी वेल्डिंग है कौन सी दोस्तों? महंगी वेल्डिंग है तो दोस्तों आपका आ जाएगा लेफ्टवर्ड वेल्डिंग, जो महंगी वेल्डिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, धातु ज्वाला के भीतरी शंकु के दोनों ओर समान रूप से पिघलती है यदि आप ब्लो पाइप और फिलर रोड का कोण रखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप कि धातु ज्वाला के भीतरी शंकु के दोनों समान रूप से पिघलती है यदि आप ब्लो पाइप और फिलर रोड का कोण रखेंगे। तो कितना कोण रखेंगे दोस्तों कि आपका दोनों पिघले, ठीक है। तो ब्लो पाइप और फिलर रोड का कोण रखते हैं तो इसमें दोस्तों को कोण रखना है कितना? 90 डिग्री पर रखना है आपको फिलर रोड का और ब्लो पाइप का जो उसका कोण होता है, ठीक है, यानी वेल्डिंग करने का एंगल आपको रखना है 90 डिग्री पे, यानी सीधा रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो आज फ्लेम में था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वो पसंद आया होगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।